हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चेंज योर लाइफ में। देखिए, आप सभी को पता है कि 1288 जो बिहार एसआई का वैकेंसी है उसका रोस्टर क्लियर हो चुका है। तो जल्द ही उसका वैकेंसी आने वाला है और ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आपको हर रोज़ एक सेट लगाना चाहिए। तो आज हम पहला सेट लगा रहे हैं और वो एडुटेरिया का सेट है। 2023 के लिए ही निकाला गया था। इसका वॉल्यूम 1 है और इसमें टोटल 15 सेट है। इसमें से सेट 1 आज हम लगाएंगे। इसका कट ऑफ होगा 70 मार्क्स। अगर आपका जितना भी मार्क्स आता है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितना मार्क्स आपका आया 100 क्वेश्चन में से। देखिए, स्पीड थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लेंगे। आप पॉज कर करके आंसर लगा लेंगे, उसके बाद फिर कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। ऑप्शन आप खुद ही पढ़ लेंगे। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। यही सही है इसका, क्योंकि और ऑप्शन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। नहीं, ग्रामीण नहीं थी, शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी के लोग कुत्ते, बिल्लियाँ और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। देखिए, घोड़े तो पालते थे, कुत्ते भी पालते थे, इसके साथ सूअर पालते थे, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब चीज़ पालते थे, लेकिन बिल्ली का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ के लोग केवल चावल की खेती करते थे। तो केवल चावल की नहीं, केवल चावल की नहीं करते थे। यहाँ पे लोग चावल के साथ गेहूँ, ज्वार, बाजरा, और गेहूँ हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, और भी कई चीज़ों का खेती करते थे। जैसे जौ हो गया, बाजरा हो गया, चावल, गेहूँ, सभी चीज़ का खेती करते थे। इसके बाद नगरीय सभ्यता थी, ये भी हमने देख लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 3 रत्न में शामिल कौन सा है? तो देखिए, जैन धर्म के 3 रत्न जो है वो आपको बताना है यहाँ पे। तो आपने सुना होगा सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन, 3 चीज़। तो दर्शन मतलब होता है विश्वास। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो देखिए, पूछा है कि जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को, जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो देखिए, ब्रह्मदेह जो कहा जाता था, वो कहा जाता था, जो ब्राह्मण को भूमि दिया जाता था दान में, उसको ब्रह्मदेह कहा जाता था। और बेलन हो गई, जो नॉन ब्राह्मण को दिया जाता था दान में, वो कहा जाता था। और साला भोग, जो स्कूल के लिए दिया जाता था दान में, स्कूल बनाने के लिए, उसको कहा जाता था। तो इसलिए इसका एक ही आंसर बचता है ऑप्शन, वो है पल्ली छादनम। यानी कि अगर हम देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा पल्ली छादनम बी, जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे 4 नंबर, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो देखिए, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस को लिखा था। और आपको मैं बता दूं कि मुद्रा राक्षस में ही चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताया गया है। तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था और इसका हिंदी में अनुवाद किया था हरिश्चंद्र ने, राजा हरिश्चंद्र ने। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? तो रुपया किसके शासनकाल में मुद्रित हुआ, ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। और ये रुपया जो था वो चांदी का था और इसका वजन 178 ग्रेन में होता था। ग्रेन 178 ग्रेन, 178 ग्रेन इसका वजन होता था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो देखिए, इसके लिए मैं आपको बता दूं, 1656 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में सर्वप्रथम शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया। लेकिन मराठों एवं मुगलों का प्रत्यक्ष संघर्ष औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुआ। और 1665 ईस्वी में पुरंदर का युद्ध हुआ था, जिसमें शिवाजी की भिड़ंत मुगल सेनापति जयसिंह से हुई थी। और आगे चलकर 1680 से 1707 ईस्वी तक मुगलों के खिलाफ मराठों का स्वतंत्रता संघर्ष चला। तो आप याद रखिएगा, पुरंदर का युद्ध हुआ था 1665 ईस्वी में और उसमें मुगलों की तरफ से सेनापति जो था वो था जय सिंह। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का
पिता कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का पिता लॉर्ड रिपन को, और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही जो नियमित जनगणना का शुरुआत हुआ 1881 में, इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था, ये पूछ रहा है। तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय जो हुआ था वो था 1856 ईस्वी में। उस समय जो लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को विलय कर लिया था ब्रिटिश साम्राज्य में 1856 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? तो देखिए, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व जो किया था वो किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इससे रिलेटेड फैक्ट हम देख लेते हैं। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। देखिए, 20 जुलाई 1905 तो बंगाल विभाजन का निर्णय लिया जाता है, और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक होता है। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक होता है, और अंततः 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, 10 नंबर, किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? देखिए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी को संबोधित किया और कहा, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। तो इस तरह सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था, ये आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, ये पूछ रहा है, और किसके द्वारा हुई थी? तो देखिए, उससे पहले हम जान लेते हैं प्रार्थना समाज 1867 में। 1867 में प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ था 1867 में, और ये किया था केशव चंद्र सेन, आत्माराम पांडुरंग और एमजी राणा डे ने, तीनों ने मिलकर किया था। और आर्य समाज का स्थापना हुआ था 1875 में, और तत्वबोधिनी सभा का स्थापना हुआ था 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। तो यहाँ पूछा है कि ज्योतिबा फूले द्वारा 1873 में सत्यशोधक समाज का स्थापना हुआ था। यह ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया? तो देखिए, इब्राहिम शाह सरकी, इसका सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम शाह सरकी। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी शासक इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी मंदिर के स्थान पर किया गया है। आपको मैं बता दूं कि कन्नौज के राजा थे विजय चंद्र, जिन्होंने ये अटाला देवी मंदिर का निर्माण किया था। वहीं पे उसको गिरा करके और सरकी शासक इब्राहिम शाह द्वारा अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किया गया। अलाउद्दीन के समय जो कर था वो कितना भाग लिया जाता था वो पूछ रहा है। तो देखिए, अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर अनाज उत्पादन का 1/2 था। तो इसका सही आंसर हो गया 1/2 भाग। अलाउद्दीन ने खम्स यानी लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा पहले जो 1/4 भाग था उसे बढ़ाकर 3/4 भाग कर दिया, और जो लूट कर सैनिक लाते थे उनको 1/4 भाग दिया गया। यानी कि जो भी खम्स होता था उसका 3/4 भाग खुद राजा रखता था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किस चीज़ की समानता का वचन देता है? तो देखिए, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 तरह का न्याय प्रोवाइड कराता है। उसके बाद 5 तरह का स्वतंत्रता, जैसे कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रोवाइड कराता है। और यहाँ पूछा गया समानता किस तरह की है, तो 2 तरह का समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिष्ठा और अवसर का। न्याय 3 तरह का, स्वतंत्रता 5 तरह का और समानता 2 तरह का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? देखिए, जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय मूल कर्तव्य संविधान में नहीं था,
लेकिन बाद में मूल कर्तव्य का एहसास हुआ तो उस समय एक समिति बनाया गया था जो जिसने सुझाव दिया कि मूल कर्तव्य भी संविधान में होना चाहिए, और उस समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति, जिसके जिसने सुझाव दिया उसी के आधार पर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A के तहत ये शामिल किया गया मूल कर्तव्यों को। और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है ये हमें कमेंट करके आप बताएं। नेक्स्ट, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 का एक ये कहता है कि पांचवी अनुसूची के तहत राष्ट्रपति, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। पांचवी अनुसूची के तहत राष्ट्रपति जो है 244(1) के तहत अनुसूचित जनजाति के संरक्षक के लिए एक क्षेत्र का अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) तथा पांचवी अनुसूची के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। 244(1) भी याद रखेगा, और 244(2) आदिवासी क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, जैसे कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम छठी अनुसूची के लिए है। तो दोनों 244(1) और 244(2) अनुसूचित क्षेत्र के लिए है, लेकिन 244(2) छठी अनुसूची के लिए और 244(1) पांचवी अनुसूची के लिए है। नेक्स्ट, ग्राम सभा में निम्न में कौन शामिल होता है? का अनुच्छेद 243 ख, 243 बी या 243 ख बोलिए, ये बताता है कि ग्राम पंचायत में एक ग्राम सभा होगा। तो 243 बी याद रखना, ग्राम सभा के लिए हो गया 243 बी, जिनके तहत नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है वही इनमें शामिल होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है। 243 बी भी याद रखिएगा। संविधान के निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? देखिए, इससे पहले क्या था कि जितने भी मंत्री आप बना दीजिए, कोई लिमिट नहीं होता था, कितने भी मंत्री आप बना सकते हैं। लेकिन जो अनुच्छेद ये 91वां संविधान संशोधन 2003 जो ये सीमित करता है कि 15% से ज़्यादा जितना भी लोकसभा या विधानसभा का जितना भी सीट है उसका 15% से ज़्यादा जो है वो आप मंत्री नहीं बना सकते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन 2003। 15% भी याद रखिएगा। नेक्स्ट 19 नंबर, निम्न में कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो देखिए, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ये तो है, राज्य लोक सेवा आयोग ये भी है, वित्त आयोग ये भी है, और नीति आयोग जी नहीं, नीति आयोग जो है संवैधानिक संस्था नहीं है। इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। योजना आयोग के जगह पे इसको लाया गया था, और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट देखिए, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो देखिए, 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था में के साथ की गई थी कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी और वायसराय इस कार्यपालिका के पदेन अध्यक्ष होंगे। तो अगर पूछता कि अध्यक्ष कौन होंगे तो उसका आंसर हो जाता वायसराय, लेकिन पूछा है कि उपसभापति कौन होंगे तो उपसभापति इसके थे जवाहरलाल नेहरू। वायसराय से अध्यक्ष और जवाहरलाल नेहरू उपसभापति बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो देखिए, आप सबको पता होगा अनुच्छेद 214 जो है राज्यों में उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है। उसके बाद अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बोलता है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन 239, और 231 जो बोलता है वो 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय, मतलब एक उच्च न्यायालय है और 2 से ज़्यादा राज्यों को देख रहा है, वो है अनुच्छेद 231 में। और तो आंसर कौन सा हो गया? 241। अनुच्छेद 241 बोलता है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर का निर्वाचन जो है वो लोकसभा में जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी मिल के करते हैं, तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। इसका अनुच्छेद कौन सा है? 93।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो देखिए, केंद्र एवं राज्यों के बीच का विवाद, ये केवल सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है। राज्यों के परस्पर विवाद, ये भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है। मूल अधिकारों का प्रवर्तन, जी हाँ, ये दोनों के अंदर आता है। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। और संविधान के उल्लंघन का संरक्षण, ये भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? देखिए, मादक तस्करी के लिए प्रसिद्ध जो है वो एक ट्रायंगल है जिसमें 3 देश है। इसमें थाईलैंड, म्यांमार और लाओस है, लेकिन कंबोडिया नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया। ये पूछा है कौन सा नहीं है, तो एलटीएम से याद रखिएगा, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। तो इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया, इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस पूछ रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। बहुत से लोग यहाँ पे 9 जनवरी मार के अपना क्वेश्चन गलत कर लिए होंगे। 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, तो 9 जनवरी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, लोसांग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? देखिए, लोसांग त्यौहार सिक्किम में लोकप्रिय है। लेप्चा और भूटिया जनजाति के द्वारा जब फसल की कटाई होती है उसके उपलक्ष्य में लोसांग त्यौहार मनाया जाता है। योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? योनेक्स कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। और इसके जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं उनके भी नाम आपको याद होने चाहिए, जैसे सत्विक साई रंकी रेड्डी जो युगल खिताब अभी जीतने में सफल हुए हैं। और भी जो भी बैडमिंटन खिलाड़ी है वो आप नाम याद कर लीजिएगा जो भी अभी न्यूज में होंगे। नेक्स्ट देखिए, सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है? तो सूरजताल झील जो है वो है हिमाचल प्रदेश में। सूरजताल झील, रेणुका जी लेक, ये सारे हिमाचल प्रदेश में है। और नाको झील, ये सब हिमाचल प्रदेश की झील है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? देखिए, इकोसिस्टम का प्रथम बार जो वर्ड ये दिया था वो दिया था जी टांसले द्वारा। जी टांसले ने इकोसिस्टम का वर्ड दिया था 1935 में। तो इन्होंने ही इकोसिस्टम का वर्ड दिया था। और इकोसिस्टम उससे बोलते हैं किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैविक घटक संयुक्त रूप से इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैविक घटक। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा इसका जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। इसका डी आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना सर्वप्रथम एजी टांसले द्वारा 1935 में किया गया। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैविक घटक संयुक्त रूप से इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। तो डी आंसर हो जाएगा इसका। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने % होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 33.33%। एपीफाइट पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं, क्यों? देखिए, एपीफाइट जो है वो वे पौधे होते हैं जो आश्रय के लिए अन्य वृक्षों पर निर्भर होते हैं, लेकिन पोषक तत्व के लिए इस पर निर्भर नहीं होते। ये पौधे वर्षा जल, वायु तथा अन्य स्रोतों से अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। तो इसका दूसरा पूछा है कि विकसित होने वाले पौधे जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं, तो किस लिए निर्भर रहते हैं? यांत्रिक मदद होती है, क्योंकि जल तो खुद ही उनको मिल जाता है, भोजन भी मिल जाता है, लेकिन यांत्रिक मदद उनको दूसरे पौधों से लेना पड़ता है। इन्हें ही एपीफाइट कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है? देखिए, सिमलीपाल का जो स्थापना हुआ था जो उड़ीसा में, वो 1944 में, ये सही है। कंचनजंगा 2002 नहीं, कंचनजंगा का स्थापना हुआ था 2000 में। और नोकरेक 1988, ये भी सही है। और पन्ना 2011, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंचनजंगा 2000 में। और कंचनजंगा जो है वो एक मिश्रित वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया का एकमात्र, ये भी याद रखिएगा। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है? तो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट है केरल हाईकोर्ट। और गुजरात हाईकोर्ट जो है लाइव प्रसारण करने वाला पहला हाईकोर्ट है। किस राज्य सरकार द्वारा सहवास ऐप को जारी किया गया है?
तो देखिए, तमिलनाडु सरकार ने राज्य के स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण हेतु सहवास ऐप जारी किया है। तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया? देखिए, संगम नौसेना का आयोजन जो है भारत और अमेरिका की सेना के द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। आईएलओ में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है? तो पहले तो ये याद रखिए कि आईएलओ का स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1919 में, और इसमें टोटल अभी 187 देश हो गए हैं, और इसमें जो 187वां देश बना है वो बना है, सही आंसर इसका हो जाएगा टोंगा। एक मिनट, टोंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। और बात करें कि टोंगा की अगर राजधानी आपसे पूछ दे कि टोंगा की राजधानी क्या है, तो इसका सही आंसर आपको याद रखना है, इसका सही हो जाएगा नुकू अलोपा। नुकू अलोपा। नेक्स्ट देखिए, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो इसका सही आंसर होगा राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह गए थे फिजी में, इसके जब आयोजन हो रहा था उस समय राजनाथ सिंह ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ये चलाया था ऑपरेशन दोस्त, क्योंकि ऑपरेशन गंगा तो यूक्रेन से स्टूडेंट को लाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो ये है, पहले तो भारत का रैंक याद रख लीजिए, भारत का रैंक है चौथा। तो पहला स्थान पर कौन सा है? अमेरिका। फायर पावर इंडेक्स जो है वो किस देश का सैन्य शक्ति कितना मजबूत है वो दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए, 40 नंबर, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश की जीडीपी विकास दर कितना परसेंट रहने का अनुमान है? तो जो 2023 का जब बजट निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया उसमें ये बताया गया कि 2023-24 में विकास अनुमान यानी जीडीपी 6 से 6.8% तक बढ़ने का अनुमान है। नेक्स्ट देखिए, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूध उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? तो सुश्री अंशु का संबंध जो है वह है कुश्ती से। सुश्री अंशु जो है कुश्ती याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है और इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया। ग्रैमी पुरस्कार 2023 है तो किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया? तो देखिए, एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार जानने से पहले हम जान लेते हैं कि सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार इसमें किसको दिया गया? तो जस्ट लाइक डैट, यानी कि जस्ट लाइक डैट को मिला सॉन्ग ऑफ द ईयर, लेकिन यहाँ पूछा है एल्बम ऑफ द ईयर, तो एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है हैरी आउस को। हैरी आउच, हैरी आउस। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सलमान रश्दी। और सलमान रश्दी का और भी बुक आप याद रख लीजिएगा, जैसे मिडनाइट चिल्ड्रन, सेम, द सेनेटिक वर्सेस। नेक्स्ट, विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या था? तो 2023 का थीम बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि 4 फरवरी को हर साल विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, और इस साल इसका थीम था क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप बी। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ नॉलेज को कहाँ स्थापित किया गया? तो 70 फीट का जो मूर्ति बनाया गया है लातूर डिस्ट्रिक्ट में भीमराव अम्बेडकर का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, लातूर डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र सही आंसर हो जाएगा। जनवरी 2023 में आए रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ये तो एक ही है अपना, नई दिल्ली। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही सुमेलित नहीं है ये पूछा है, तो कौन से राज्यपाल जो है ये सही सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है? तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश के केरी परनई सही है, मेघालय फागू चौहान ये भी सही है, झारखंड सीपी राधाकृष्णन ये भी सही है, लेकिन महाराष्ट्र के गणेशी लाल ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र। हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये तुलसीदास बलराम जो है ये एक फुटबॉलर थे, तो सही आंसर हो जाएगा खेल। नेक्स्ट, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जिसका स्थापना जो हुआ था वो 2003 में हुआ था, 2003 में स्थापना हुआ था सीसीआई का, और इसके नए अध्यक्ष बने हैं संगीता वर्मा।
नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भोपाल में किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? तो दयानंद सरस्वती के 200वीं जयंती मनाई गई है। 1823 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट देख लीजिए 53 नंबर। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया? तो यह नरेंद्र मोदी के द्वारा कर्नाटक के हुबली में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म 1.5 किलोमीटर का उद्घाटन किया गया। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पैडोल। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में याओ सांग उत्सव मनाया गया है? तो याओ सांग उत्सव जो है ये याद रख लीजिएगा कि मणिपुर में याओ सांग उत्सव का आयोजन किया गया। यह उत्सव होली के दिनों में 5 दिनों तक चलती है। तो होली के अवसर पर मनाया जाता है मणिपुर में याओ सांग महोत्सव। नेक्स्ट, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किससे सम्मानित किया गया? तो महाराष्ट्र भूषण 2022 से अप्पा साहेब धर्माधिकारी को सम्मानित किया गया। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की शुरुआत अगर पूछ जाए कब हुआ था तो 1996 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार का सम्मान ये शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट, वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? तो देखिए भारत में पहली महिला ड्राइवर जो थी ओवरऑल कोई सा भी ट्रेन चलाने वाली वो थी सुरेखा यादव। और वंदे भारत का भी महिला ड्राइवर अगर पूछे कौन था तो वो भी सुरेखा यादव ही है। इसका सही आंसर हो जाएगा सुरेखा यादव। रबी फसल की बुआई की जाती है। देखिए रबी फसल की बुआई की जाती है अक्टूबर नवंबर तक और इसको काट लिया जाता है मार्च के आसपास में। तो इसका सही हो जाएगा आंसर अक्टूबर नवंबर। रबी फसल में आता है जैसे गेहूँ, सरसों, राई, ये सारे जो है रबी फसल के उदाहरण है। चना। नेक्स्ट, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो जूट उत्पादन में बंगाल जो है अग्रणी राज्य है। किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? तो म्यांमार से लगने वाले टोटल 4 राज्य आपको याद रख लेना है। पहला तो अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर मिजोरम। और इसी क्रम में आपको याद रखना है क्योंकि उत्तर से दक्षिण या आपको ये करने के लिए ऑर्डर में लगाने के लिए दे दे तो यही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और सबसे ज़्यादा अगर पूछ ले कि किससे लगता है तो वो लगता है अरुणाचल प्रदेश से। 520 किलोमीटर के आसपास इसका सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगता है। नेक्स्ट देखिए, भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा किससे होती है? उत्तरी मैदान जैसे कि जम्मू कश्मीर या दिल्ली, पंजाब, इधर जो ठंडा के दिन में वर्षा होता है वो होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। कॉफ़ी पोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है सेंटोस को। विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील करता है। सेंटोस ब्राज़ील का ही एक कॉफ़ी बंदरगाह है। यहाँ से कॉफ़ी का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है, इसलिए इसे कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। नंदा देवी चोटी हिमालय का कौन से हिमालय का भाग है ये पूछ रहा है। देखिए नंदा देवी चोटी जो है वो कुमाऊँ हिमालय का भाग है। तो सही आंसर हो जाएगा कुमाऊँ हिमालय सी। तथा यह उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। इस हिमालय की प्रमुख चोटी और भी है जैसे कामेत, केदारनाथ, त्रिशूल आदि। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है? तो वो हुआ है परवाल द्वारा। और लक्षद्वीप में एक पिटली वन्यजीव अभ्यारण्य भी है जिसमें पक्षी रहते हैं लेकिन मानव नहीं रहते हैं। और ये 36 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। इसे 1956 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। दूधगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? दूधगंगा जो है वो चेनाब की सहायक नदी है। दूधगंगा चेनाब की सहायक नदी है और किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है, ये भी याद रखिएगा। भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो भार का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। किलोग्राम मत मार दिएगा, न्यूटन होता है इसका मात्रा, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होता है उसमें फोर्स भी ऐड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? जिस यंत्र की हम बात कर रहे हैं उसको 45 डिग्री के कोण पे लगाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और इस यंत्र का नाम है पेरिस्कोप। यदि कार्य मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा हो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए जब कार्य मान धनात्मक हो तो इसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। कहाँ है ऑप्शन?
इसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऑप्शन डी। ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है, अतः जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो निकाय पर हो रहे कार्य पर ऊर्जा में वृद्धि होती है। नेक्स्ट देखिए, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो बल लगता है उसको गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। अब इसको क्या किया कि जितना अभी दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, अब एक ऑब्जेक्ट यहाँ कर देते हैं और दूसरा ऑब्जेक्ट हम यहाँ कर देते हैं, तो इन दोनों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा ना। तो यही पूछ रहा है क्या हो जाएगा, तो दूरी बढ़ने से क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, तो ये देखिए हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्न में क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो तरंग में शामिल होता है आवृत्ति, आयाम और तरंग दैर्ध्य। तो इसका ये तीनों तो होता है, तो पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, माध्यम नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? देखिए रासायनिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जो एक बार चेंज हो जाए तो वापस नहीं आए, यानी कि इरिवर्सिबल हो। तो इन चारों में से एक ही ऑप्शन है जो इरिवर्सिबल है, जैसे कि दूध का दही में परिवर्तन होना। अगर दूध से एक बार दही बन जाएगा तो वापस दूध नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया? देखिए परमाणु की अविभाज्यता के बारे में सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने बताया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन ए। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? तो देखिए यह एक धातु है जिसका प्रतीक Ga होता है। यह प्रकृति में मुलायम और चांदी जैसी सफेद होती है। यह सामान्य तापमान में तरल अवस्था में होती है। तो ये बात हो रहा है गैलियम का, सफेद होता है और तरल अवस्था में होता है, मुलायम होता भी है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? देखिए 2.2 और 1 ये तो है, 2 और 6 तो है, 2 8 1 भी है, लेकिन 2 8 और 3 नहीं है। तो इसका सही हो जाएगा 283, ये नहीं होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, देखिए सबसे पहले मान लीजिए हीलियम हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे हो गया 2, तो प्रोटॉनों की संख्या होगा 2 और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक। तो तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है, तो ये पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए हम पूरा आपको बता देते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक को तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है, तो इसका सही हो जाएगा परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो देखिए ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में जो है वो इलेक्ट्रॉन में कमी होता है, इलेक्ट्रॉन में कमी होता है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन या अवकरण कहा जाता है। नेक्स्ट 78, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह लवण कैसा होता है? तो लवण का उसका बताना है, तो पीएच मान अगर 0 है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और कमजोर बेस होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सशक्त एसिड और कमजोर बेस। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? तो देखिए H प्लस, H प्लस अगर देता है तो वो होगा एसिड, ठीक, और OH माइनस देता है तो वो होगा बेस। तो यहाँ पे बात कर रहा है, ये हो गया एसिड यानी कि अम्ल और बेस यानी कि क्षार। तो क्षार के बारे में हमें बताना है, तो क्षार जल में OH माइनस आयन निर्मित करते हैं, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है? तो ये हो जाएगा हीलियम, ऑप्शन बी। अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किसमें होता है? तो देखिए अधातु के बारे में पूछा है, तो अधातु का उपयोग किसमें होता है? देखिए हवाई जहाज में तो एल्युमिनियम का होता है, एल्युमिनियम धातु हो गया। यंत्र निर्माण, इसमें बहुत सारे धातु का यूज होता है। बॉयलर में भी धातु होता है,
लेकिन खाद में आपको पता होगा कि किसी भी तरह का धातु का उपयोग नहीं होता है। तो अधातुओं का व्यापक उपयोग उर्वरकों में पौधों के बेहतर वृद्धि के लिए खाद के रूप में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खाद। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका उपयोग पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, साबुन बनाने में, सूती कपड़ों को चमक पैदा करने में, कृत्रिम रेशा का निर्माण आदि में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें देख लीजिए, सोडियम कार्बोनेट अगर पूछे तो वाशिंग सोडा को कहते हैं। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक को, सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, हिमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो हिमेटोलॉजी का अध्ययन जो है वो रक्त से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो गया रक्त। जबकि डेंड्रोलॉजी वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है। वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन। टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम से उत्तक का जब संवर्धन होता है तो उसको टिश्यू कल्चर कहा जाता है। पानी की कमी के कारण कोशिका को संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पानी की कमी के कारण अगर कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया अगर पूछे तो इसको कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। ऑप्शन डी। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक एपिटोज ऊतक है। विभिन्न कोशिकाओं के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है। वसा ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एरियोलर ऊतक और एडिपोज ऊतक। तो वसा संचायक ऊतक को हम एडिपोज ऊतक के नाम से जानते हैं। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। लगातार विभेदन के माध्यम से जीव के शरीर में वृद्धि होती है। तो इसका सही आंसर हो गया विभेदन। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित क्या होता है? तो देखिए, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बन उपस्थित होता है। तो सही आंसर हो गया सी। पादपों में कार्बन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर पूछ दे कि पत्तियों में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या होता है, तो पत्ती में होता है मैग्नीशियम। याद रखिए, पादप में कार्बन और पत्ती में मैग्नीशियम। निम्नलिखित में किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों के अनुवांशिक सिद्धांत को प्रतिपादन में योगदान दिया? तो ये जो है अनुवांशिक सिद्धांत के पिता आप जानते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो गया सी, ग्रेगर जॉन मेंडल। देखिए 89, जोंक किस संधि से संबंधित है? जोंक आप जानते हैं 89 का हो जाएगा। जोंक जो है एनालिडा संघ का जंतु है। यह उभयलिंगी होता है। यह बाह्य परजीवी है तथा इसका शरीर लंबा, चपटा एवं खंडों में विभक्त होता है। तो इसका आंसर हो गया एनालिडा। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो मछली में होमोडोंट तथा एक्रीडोंट दो प्रकार के दांत होते हैं, जबकि स्तनधारियों में दांत थीकोडोंट और हेट्रोडोंट ज़्यादातर हाइपीफिडियोडोंट होते हैं। थोड़ा सा नाम इसका दांत का भी ऐसा है। तो होमोडोंट जो है दांत, वो मछली में पाए जाते हैं। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? पाचन तंत्र के लिए या पेट में पूछ दे, उसमें होता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि भोजन को अम्लीय बना देता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो देखिए, चेचक है, उसके बाद खसरा है और इन्फ्लुएंजा है। लेकिन तपेदिक यानी टीबी जो है वो जीवाणु जनित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीबी, बैक्टीरिया से होता है। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन था? देखिए, आय समिति में इसमें अगर बात करें तो अध्यक्ष पूछा है, तो जो 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति था, उसमें डॉक्टर आर गौडिगल तथा BK आरवी राव थे। लेकिन अध्यक्ष जो इसके थे वो थे PC महालनोबिस। और 1949 में इसका गठन हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट यानी कि NAARM कहाँ पे स्थित है? तो यह है हैदराबाद में। नेक्स्ट, निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? जो केंद्र कर्मचारी होते हैं केंद्रीय सरकार के, उनको जो DA मिलता है वो किस आधार पर मिलता है? तो ये मिलता है औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक, इसके आधार पर।
96। यदि 39 और 156 के बीच मध्यानुपात x है तथा 24 और 36 का तृतीय समानुपात y है तो इस मैथ है। तो देखिए मध्यानुपात का फॉर्मूला जो होता है वो ए बी का रूट होता है और तृतीय समानुपात का फॉर्मूला जो होता है वो होता है b² a। इसके बाद आप निकाल लीजिएगा। विश्राम को छोड़कर बस एक गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है? तो देखिए इसका अगर विश्राम नहीं करता तो इसका यानी कि ये 64 किलोमीटर चलता है, अगर विश्राम करता है तो 48 किलोमीटर चलता है। तो इससे अगर माइनस कर दें तो विश्राम करने के बाद इसको नुकसान कितना होता है? 16 किलोमीटर का। तो पूछ रहा है कि 1 घंटे में कितने समय के लिए रुकता है? तो 16 बटा में अगर हम जो मैक्सिमम है उसको कर दें 64 और इंटू अगर हम कर दें यहाँ पे 60 मिनट होता है। 60 मिनट का ही पूछा है। 16 से 4 बार में यानी कितना हो गया 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 मिनट। नेक्स्ट इतना ये बना लीजिएगा आप लोग, दोनों ही आसान है। चलिए तो आपको सेट कैसा लगा और आगे भी अगर आप इस सेट को करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका कितना मार्क्स आया। धन्यवाद।